अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। केमिकल इक्विलिब्रियम का आर्टिकल हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब देखें, अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। लेट्स सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सॉरी। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं लेता हूँ जी रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन तो दो तरह के हो रहे हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। अच्छा, पहले मैं आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम। यानी यहाँ से आगे की तरफ टाइम इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जो है ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब अगर आप देखें तो स्टार्ट में कोई भी रिएक्शन आप करने लगे हैं, लेट सपोज ए प्लस बी, ये स्टार्ट होके ये हमारे पास बनाएगा सी प्लस टी। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लेट सपोज हमारे पास 5 मोल है ए और हमारे पास 5 मोल है बी, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है उस वक्त। यानी स्टार्ट, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड पे होगा, क्योंकि इस इधर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बिल्कुल जीरो है, ना होने के बराबर है, तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये 5 मोल के अंदर से कुछ क्वांटिटी रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद सीओडी बनाती जाएगी, यानी प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू होगी। जैसे मैं कहता हूँ जी इसकी क्वांटिटी 3 मोल रहेगी, इसकी क्वांटिटी भी 3 मोल रहेगी, और यहाँ पे 2 मोल ये बन गया और 2 मोल ये बन गया। तो अब होगा ये कि जब इसकी कुछ क्वांटिटी बनेगी तो उस वक्त ये प्रोडक्ट जो ये रिएक्ट करके दोबारा ये रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो यानी स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा। जबकि अगर आप आगे चलते हैं तो बाद में जब प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट बनती है उस वक्त प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है। यानी स्टार्ट में अगर देखें तो रिवर्स रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, जीरो, यानी उसका रेट बिल्कुल जो है ना वो ना होने के बराबर है। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन के मोल सबसे ज्यादा है, तो इस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम है। यानी ये देखें कि मैं कहता हूं जी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, यानी टाइम आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यानी रिवर्स डायरेक्शन की अगर बात करूं, तो सेम उसी तरह ग्राफ मेरे पास वही बनेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो टाइम ले लेना है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में तो बिल्कुल जीरो है, जब टाइम शुरू हुआ है तो टाइम शुरू होने पे जीरो है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी इसका रेट भी तेज होता जाएगा, यानी ये जो है ये तेज होता जाएगा। ये ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है और टाइम गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। यानी फॉर टाइम बीइंग जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम हो रही है। जब क्वांटिटी कम होती जाएगी तो रेट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले लेट सपोज कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल के साथ आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्वांटिटी कम हो गई, 5 मॉलिक्यूल रह गए, तो 5 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने का रेट कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखें पहले 0 मॉलिक्यूल्स हैं, बाद में 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, वहां पे 4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, तो 4 मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने का रेट ज्यादा होगा। तो इस वजह से जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी तो उस तरह इसका रेट कम होता जाएगा, और जिस तरह इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इसका रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। इन दोनों ग्राफ को अगर मैं सिर्फ एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूं, यानी अगर मैं एक ग्राफ बना दूं दोनों के लिए, तो सेम उसी तरह यहां पे मैंने लेना है जी टाइम, और यहां पे मैंने लेना है जी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की बात करनी है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे है और रिवर्स रिएक्शन यहां पे है। रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम पे है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। एक टाइम यहां पे ये आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट पे आके रिएक्शन रुकता नहीं है, एक बात याद रख लेनी है,
इस रिएक्शन इस टाइम पे आके इस पॉइंट पे आके रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन चलता रहेगा। लेकिन होगा क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके रिएक्शन रुकता नहीं है, होता यह कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की दोबारा रिएक्टेंट के अंदर। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। तो काम चल रहा है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन फॉरवर्ड से रिवर्स में जा रही है उतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में आती जा रही है। तो ये जो चेंज है वो एक जैसा हो गया, यानी 5 मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल दोबारा इधर से इधर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ की अमाउंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन चलता रहेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहे हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफ के जरिए हमें पता चल जाता है कि जिस तरह टाइम बढ़ रहा है, रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है। एक टाइम आता है कि जहां पे आके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब बाद में फिर रिपीट करूंगा कि इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। हो भी सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, लेकिन दोनों का रेट बराबर हो जाता है। रेट का मतलब ये है कि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है उतनी अमाउंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रही है, ये चीज बराबर होगी। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट है, दोनों की कंसंट्रेशन चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको बताता हूं और उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे। अच्छा, एक आखिरी ग्राफ में ड्रॉ करूंगा कंसंट्रेशन के हवाले से। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के हवाले से। एक ग्राफ में और ड्रॉ करता हूं कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके अंदर यहां पे उसी तरह मैंने टाइम ले लिया और यहां पे मैंने ले ली कंसंट्रेशन। अब लेट सपोज हमारे पास ये सिंपल रिएक्शन है A+B और C+D वाला। आहिस्ता आहिस्ता हो क्या रहा है कि अगर हम देखते हैं कि स्टार्ट में, अब हमें पता है कि स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम और प्रोडक्ट की बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन होगा क्या कि वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे आके दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई और उसके बाद सेम आगे लाइन स्ट्रेट चल रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से आगे की तरफ अगर आप चलते हैं तो ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ना तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पे आके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। इस लाइन को मैं एक सिंगल लाइन बना लेता हूं ताकि हमें समझने में मुश्किल ना हो। यानी इस पॉइंट के बाद आगे सिंगल लाइन चल रही है। ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे आगे कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, यानी ये रिएक्टेंट्स और सॉरी ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। इस पॉइंट पे आके दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब कंसंट्रेशन सेम होगी। अब ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये ग्राफ ये बता रहा है कि जहां पे आके दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 50-50% है। समटाइम ऐसे नहीं होता। एक ग्राफ में और प्लॉट करता हूं कि लेट सपोज सेम उसी तरह ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास टाइम है। समटाइम ऐसे है कि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की। अच्छा जी, समटाइम ऐसे होता है कि इस तरह हो जाए, यानी ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब देखें कि सेम पॉइंट अगर मैं दिखाऊं तो यहां से आगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही और सेम उसी पॉइंट के आगे अगर आप देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही। ये भी इक्विलिब्रियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बताया, आपको याद रखना है आपने कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लाजमी नहीं है 50% हो, लेकिन
कांस्टेंट रहनी चाहिए, कि जहां पे आके रिएक्टेंट की अमाउंट कांस्टेंट हो गई, जहां पे आके प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब है रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। लाजमी नहीं है। अब इस रिएक्शन को देखें तो ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है, यहां पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यहां पे कंसंट्रेशन मिनिमम है। तो अब देखें कि रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू हुए, ये टाइम आया, यहां पे आए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां तक पहुंची, उसके बाद वो चेंज नहीं हुई, वो कांस्टेंट हो गई, और प्रोडक्ट जो था वो जीरो था, प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, और यहां पे आके जो है ये इतनी कंसंट्रेशन जब प्रोडक्ट की हुई तो उसके बाद वो भी चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये किस किस्म के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, और बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज हुआ, यानी रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम थी, वो कम होते होते इतनी ज्यादा कम नहीं हुई कि जो है ना वो रिएक्टेंट के मुकाबले में आ जाए, कम हो के एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसके बाद उसकी अमाउंट चेंज नहीं हुई। लेकिन उस वक्त आप देखें कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अभी भी प्रोडक्ट से ज्यादा ही है, यानी ये कह लें कि इस रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो 80% हमारे पास रिएक्टेंट है, और ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं जी 20% हमारे पास प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ना शुरू हुई। बिल्कुल आप कह लें यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% कर लें, यहाँ पे 20% कर लें, उसके बाद यहाँ पे 30 कर लें, उसके बाद यहाँ पे 40 कर लें, यहाँ पे 50, और इस तरह करते करते समझ लीजिए यहाँ पे 80% है, और ये 90, और ये 100। तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होते होते 80% पे आगे कांस्टेंट हो गई, और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ते बढ़ते 20% पे कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो प्रोडक्ट 20% है और रिएक्टेंट जो है वो 80% है, लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब ये देखें, लेट सपोज यहाँ पे 0% है, बढ़ते 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 ये 50% का पॉइंट है, और बढ़ते बढ़ते ये 100% है। स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट 100% था, प्रोडक्ट 0% था। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, यानी जिसके बाद अमाउंट कांस्टेंट हो गई, तो उसमें हमने देखा तो दोनों के अमाउंट 50-50%, यानी 50% हमारे पास रिएक्टेंट है और 50% हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट। अच्छा, एक तीसरा ग्राफ भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे पास ग्राफ चल रहा है वो ग्राफ हमें ये बताए, यानी इसके अंदर 50-50% पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, इसमें जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो रिएक्टेंट 80% थे और प्रोडक्ट जो है वो 20% थे। तीसरा ग्राफ एक और भी हो सकता है, यानी ये हमारे पास एक ग्राफ है, सेम उसी तरह ये कंसंट्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टाइम, सेम उसी तरह यहाँ पे रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब होता ये है कि बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये 0% है, ये 100% है। अब ये समझ लें यहाँ पे 50% का चांस है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये है कि रिएक्शन शुरू हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये हमारे पास कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स की, ये प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हुई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई। एक टाइम आया कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, लेकिन बराबर होने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे जब 50-50% होगी तो उस वक्त अगर लाइन बराबर होती तो हम कहते हैं यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। यहां पे इसकी अमाउंट कांस्टेंट नहीं हुई, उसके बाद भी रिएक्शन चलता रहा, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मजीद कम होना शुरू हो गई। ये पॉइंट यहां पे आके जिसके बाद ये लाइन उसके बाद स्ट्रेट हो गई, यहां पे भी ये पॉइंट है जहां पे जिसके बाद लाइन फिक्स होगी। अब ये पॉइंट है जहां पे आगे इस टाइम पे आगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, और इस टाइम पे आगे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो ये देखें, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, यानी कम होते 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 यहां पे दोनों की अमाउंट एक दूसरे के बराबर हुई, लेकिन उसके बाद भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता रहा। यहां पे एक पॉइंट आया, लेट सपोज हम कर लेते हैं ये हमारे पास 30% का पॉइंट है, और यहां पे प्रोडक्ट जब यहां तक पहुंच गई थी उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो आप समझ लें ये 90% है। तो कम होते होते यहां पे जब पहुंचा तो इसके सामने देखा हमने ये 30%, यानी रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट 30% बाकी रह गया था जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, और इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट 70% बन चुका था। तो ये यहां पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इसके बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, इसके बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। तो हमने ये देखना है कि इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है,
जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी वहां पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो वो ये पॉइंट आया हमारे पास यहां पे, जिसके बाद ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज हुई ना तो प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज हुई। तो इस रिएक्शन के अंदर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो हम कहेंगे हमारे पास लेट सपोज 70% प्रोडक्ट थे और 30% हमारे पास रिएक्टेंट थे। तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट 50-50% है। ऐसे भी हो सकता है कि जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा और प्रोडक्ट की अमाउंट कम है, जैसे ये हमारे पास। और ऐसा भी हो सकता है कि जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट एक दूसरे से उल्टा, यानी रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी है। इस टॉपिक को हम आगे जाके भी देखेंगे जब हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी यही चीजें होंगी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैंने आपको बता दिया है कि कंसंट्रेशन के ग्राफ इस तरह बन सकते हैं। ये भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन तीनों ग्राफ ये बता रहे हैं कि एक ग्राफ के अंदर पता चल रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर है इक्विलिब्रियम पे, दूसरा ग्राफ हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कम है रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा इक्विलिब्रियम पे, और तीसरा ग्राफ हमें ये बता रहा है कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम है और प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा इक्विलिब्रियम पे। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के भी तीन ग्राफ रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक हमारे पास ग्राफ समझ लें ये है, ये ग्राफ को समझ लेते हैं ई ए, और दूसरा ग्राफ हम समझ लेते हैं ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा ग्राफ यानी ये हमारे पास यहाँ पे टाइम है, ये हमारे पास ग्राफ बी है, और सेम उसी तरह यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया टाइम फॉरवर्ड, और ये हमारे पास रिवर्स, ये हमारे पास फॉरवर्ड और ये हमारे पास रिवर्स। अब मुझे बताएं कि ये हमारे पास ग्राफ ए है, ये हमारे पास ग्राफ बी है, ये हमारे पास ग्राफ सी है। क्या ये भी तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो नहीं, ये तीनों ग्राफ तो रिप्रेजेंट करें क्योंकि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। अब ये तीनों ग्राफ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट हमें नजर आ रही है, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना रिवर्स रिएक्शन का रेट होना चाहिए। ये ग्राफ तो इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो गए, उसके बाद रेट इक्वली चल रहे हैं, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना रिवर्स रिएक्शन का रेट है। लेकिन अगर ग्राफ बी को देखें तो यहां पे एक पॉइंट यहां पे आया था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हुआ था, लेकिन रिएक्शन चलता रहा कब तक, जबकि आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ गया और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो गया। इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल नहीं रहे। एक टाइम आया था इक्वल हुए, लेकिन उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मजीद कम होना शुरू हो गया, रिवर्स रिएक्शन का रेट मजीद बढ़ना शुरू हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सेम उसी तरह अगर इसको देखते हैं तो ये भी इंडिकेट तो वही चीज कर रहा है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हुआ। एक टाइम आया दोनों के रेट जो है वो ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुए। कांस्टेंट ये भी हो गया, कांस्टेंट ये भी हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुए। इक्विलिब्रियम के लिए शर्त ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बराबरी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पे आगे एक दूसरे के बराबर हुए, यहां पे आगे एक दूसरे के बराबर हुए, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हुए ही नहीं, पहले ही कांस्टेंट हो गया। तो याद रखना है दो चीजें। अब कंक्लूड अगर मैं लेक्चर को करूं तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का बराबर होना जरूरी है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है, कंसंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे है, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती तो हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके अंदर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।